13। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार एंड वेलकम। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। इलेक्ट्रॉनिक्स अपनों ने स्टार्ट कर रखी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था डायोड यानी पीएन डायोड क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और अंत में अपनों ने पढ़ दिया था कि डायोड की एप्लीकेशंस क्या है। तो उसी पर आधारित आज की अपनी क्लास यानी आज का सेक्शन रहने वाला है। डायोड की एक एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि डायोड को एज ए रेक्टिफायर भी यूज़ किया जाता है, यानी कि डायोड को एक ऐसी डिवाइस के रूप में आज अपने को पढ़ना है जिसको अपने रेक्टिफायर बोलेंगे। और रेक्टिफायर जो होता है उसका वो डायोड से ही मिलकर बनेगा, चाहे वो एक डायोड का यूज़ करें अपने या 2 डायोड का या 4 डायोड का। अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर होंगे जिनका यूज़ अपने किस लिए करेंगे, रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चाहते हैं और जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी नहीं लगती है वो इस क्लास को अगर देखेंगे तो मैं श्योर ये कह सकता हूँ कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर आएगी। तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है अपना। मेनली जो आज का सेशन है वो मैं डायोड की एक एप्लीकेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसको अपने रेक्टिफायर बोलते हैं। यानी आज का जो क्लास है अपनी वो रेक्टिफायर के बारे में रहने वाली है। रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, कौन सा प्रोसेस इसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, वो आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपका है रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और रेक्टिफायर को अपने बोलते हैं हिंदी में दिष्टकारी। हिंदी में इसको बोला जाता है दिष्टकारी। ये अपने पास में आज का टॉपिक है रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन इसको बोलते हैं, रेक्टिफायर सॉरी। देखो स्टूडेंट, रेक्टिफायर जो होता है ये एक प्रकार का डिवाइस है। ये एक डिवाइस है जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, यानी दिष्टकरण का जो प्रोसेस करवाता है वो डिवाइस क्या कहलाएगा, रेक्टिफायर कहलाएगा। और दिष्टकरण क्या होता है वो अपने पढ़ लेते हैं। दिष्टकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से एसी को यानी एसी को डीसी में चेंज किया जाता है या धारा को एक दिशीय किया जाता है। वो जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, दिष्टकारी कहा जाता है, या सॉरी दिष्टकरण कहा जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि दिष्टकारी के द्वारा जो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है उसको कहते हैं दिष्टकरण यानी कि रेक्टिफिकेशन। तो अपने ने पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जो किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। तो मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से ये बताता हूँ कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है वास्तव में, उसके बाद अपने इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल से। ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम में एक रेक्टिफायर का सिंबल बनाया है, ये एक रेक्टिफायर का सिंबल है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, अगर आप उसको इनपुट में, ये मेरे पास में इसका इनपुट है, इनपुट सिग्नल अगर आप इसको देते हो एसी, ये एसी मैंने इनपुट में दिया है इसको, तो ये आउटपुट में यानी आउटपुट सिग्नल के रूप में आपको देखो स्टूडेंट्स, आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं निर्गत। क्या बोला जाता है, निर्गत। और इनपुट को बोला जाता है निवेश। इनपुट को बोला जाता है निवेश, यानी इसका जो निवेश सिग्नल होता है वो क्या होता है, एसी होता है, और इसका जो निर्गत सिग्नल होता है वो डीसी होता है। इस प्रकार की वेव अपने को ये प्रोवाइड कराता है जब इसको कम्प्लीटली अपने यूज़ करेंगे। वेव ये भी हो सकती है और एक और अलग टाइप भी होता है, उसको हाफ वेव बोलते हैं अपने, यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। वो कार्य के आधार पर अपने बाद में देखेंगे कि हाफ वेव क्या होता है और फुल वेव क्या होता है। अभी सिर्फ अपने को इतना पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइस है अपने पास में ये रेक्टिफायर है और इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है यानी डीसी अपने को मिल रही है उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ आपके सामने जो सिग्नल है वो एसी है यानी अल्टरनेटिंग करंट है, और यहाँ जो आपको आउटपुट मिल रही है वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट है। और रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, उसकी जो आउटपुट होती है वो होती है पल्सेटिंग डीसी। तो ये जो रेक्टिफायर अपने पास में इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो अपने पढ़ देते हैं जो अपने काम के भी हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्ट्स की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन फैक्ट्स क्या क्या हैं रेक्टिफायर के। तो पहला फैक्ट मैंने आपको बता दिया, रेक्टिफायर जो है वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो पहला फैक्ट अपने यहाँ लिख देते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी में बदलता है, यानी रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलने का कार्य करेगा। इसे मिनिमम 1 डायोड या 2 डायोड या 4 डायोड की सहायता से बनाया जाता है। डायोड की सहायता से बनाया जाता है, बनाया
जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बहुत बार कि रेक्टिफायर बनाने के लिए मिनिमम कितने डायोड चाहिए, तो मिनिमम एक डायोड आपको रेक्टिफायर बनाने के लिए चाहिए। और आप लोगों से पूछा जाए कितने डायोड की सहायता से हाफ वेव व फुल वेव दोनों प्रकार के रेक्टिफायर बनाए जा सकते हैं, तो वो 2 डायोड हैं। 2 से आप हाफ वेव भी बना सकते हो और फुल वेव भी बना सकते हो। मैक्सिमम आपको 4 चाहिए जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होते हैं, और ये हाफ वेव के लिए होता है 1 डायोड। तो डायोड रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 1 डायोड या 2 डायोड या 4 डायोड की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, जो भी आपका रेक्टिफायर होता है, मैंने ऊपर आपको दिखाया है, रेक्टिफायर की जो इनपुट होती है, इनपुट जो यानी कि निवेशी सिग्नल होगा वो AC होगा। तो अपने लिख देते हैं रेक्टिफायर का यानी इसका इनपुट AC का RMS मान होता है। AC का कौन सा मान होता है? RMS मान होता है। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रेक्टिफायर की इनपुट सिग्नल कौन सी होती है, तो RMS मान होता है AC का। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। AC का जो वास्तविक मान जो वोल्टमीटर एमीटर मापते हैं उसको बोला जाता है RMS मान। ठीक है, यानी इसका इनपुट जो होता है वो AC का RMS मान होता है, और इसका जो आउटपुट होता है, इसका आउटपुट जो होगा यानी कि निर्गत जो होगा, इसका आउटपुट सिग्नल जो होगा, आउटपुट वो DC का, यानी आउटपुट इसकी DC होती है, और DC का भी कौन सा मान होता है? एवरेज वैल्यू होती है, औसत मान यहाँ पर लिया जाता है, औसत मान होता है। ठीक है भाई, तो ये याद आपको रखना है कि एक जो रेक्टिफायर होता है उसके इनपुट में AC का RMS मान लिया जाएगा और आउटपुट में DC का औसत मान लिया जाएगा, यानी DC के अंदर एवरेज वैल्यू ही ली जाती है। वो वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो हाफ वेव की फॉर्म में है चाहे वो फुल वेव की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कि रेक्टिफायर जो होता है ये कैसा डिवाइस है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, युक्ति है ये, जो किससे बनती है? डायोड से मिलकर बनती है। एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जो डायोड से मिलकर बनती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 2 चीज़ें और भी लिख देता हूँ मैं, ये एक्टिव भी है साथ के साथ, एक्टिव कंपोनेंट भी है साथ के साथ, और ये यूनिडायरेक्शनल भी है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, यूनिलेटरल भी बोल सकते हैं इसको, यूनिडायरेक्शन भी बोल सकते हैं, यानी ये केवल एक ही दिशा में काम करेगा, केवल फॉरवर्ड बायस पर ही काम करेगा, रिवर्स बायस में ये काम नहीं करेगा। इसीलिए डायोड अपने ज़्यादा जोड़ते हैं। अगर एक डायोड लेंगे तो अपने फॉरवर्ड में काम करेगा, 2 डायोड लेंगे तो एक डायोड एक समय में फॉरवर्ड में काम करेगा और एक समय में रिवर्स में काम करेगा। 4 डायोड लेंगे तो 2 डायोड एक साथ रिवर्स में और एक साथ फॉरवर्ड में हो जाएंगे। वो अपने आगे पढ़ेंगे, जो डायोड होंगे उसके अंदर अपने आगे पढ़ेंगे कि अपने पास हाफ वेव क्या है और फुल वेव क्या है, उसमें आपको पता चलेगा 1, 2 और 4 डायोड के काम कैसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स अपनों ने पढ़े हैं। किससे रिलेटेड है ये सारे? ये सिर्फ रेक्टिफायर से रिलेटेड है कि रेक्टिफायर जो होता है वो कैसा डिवाइस है। एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेक्टिफायर के द्वारा जो काम किया जाता है, यानी इसको कन्वर्टर की भांति उपयोग किया जाता है, कन्वर्टर की भांति उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको एक प्रकार का कन्वर्टर भी कहा जाता है, उपयोग किया जाता है, ये लिख सकते हो आप लोग। यानी डायोड रेक्टिफायर जो होता है उसको एज ए कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आपके रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं। इसके टाइप्स अगर देखें अपने तो 2 टाइप होंगे। टाइप की अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइप इसका होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, हिंदी में बोला जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, इसको बोला जाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखो स्टूडेंट्स, नाम से आपको पता चल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी वो होंगे जो AC के केवल आधे चक्कर का, यानी AC के केवल हाफ साइकिल का ही दिष्टकरण करेंगे, उसको अपने क्या कहेंगे? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर वो होते हैं जो AC के पूर्ण चक्कर का क्या करेंगे? दिष्टकरण करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। यानी कार्यप्रणाली के आधार पर रेक्टिफायर 2 प्रकार के होंगे, हाफ वेव और फुल वेव। अब ये हाफ वेव क्या होता है और फुल वेव क्या होता है,
इसको अपने पढ़ेंगे अलग अलग, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपने आगे चलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा। उससे पहले आपको मैंने रेक्टिफायर पढ़ाया, एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी में। रेक्टिफायर जो है वो आपका क्या होता है, डिस्टकारी होता है। क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। इसमें 1 2 4 डायोड की आवश्यकता होती है और इसकी इनपुट आरएमएस मान होगा, आउटपुट जो है वो डीसी का औसत मान होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होने के साथ साथ एक्टिव कंपोनेंट है और यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल भी है। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्टिव है, इसलिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। आपको फॉरवर्ड और रिवर्स मैंने बताया था। इसको कन्वर्टर की भांति यूज किया जाता है, यानी वास्तव में जो युक्तियाँ एसी को डीसी में बदलती है उनको कन्वर्टर कहा जाता है, और जो डीसी को वापस एसी में बदले उन्हें इन्वर्टर कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एसी को किस में चेंज कर रहा है, डीसी में, इसलिए इसको कन्वर्टर कह सकते हैं अपने। तो कन्वर्टर का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है, रेक्टिफायर। देखो बहुत ही सस्ता कन्वर्टर है ये, बहुत ही सस्ता इसलिए हो गया, एक तो खर्चा कम है, इस पर खर्च कम लगता है। दूसरा इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई घूमने वाला या चलने वाला भाग नहीं है, छोटी सी डिवाइस है, बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कन्वर्टर के रूप में। वो डिटेल में अपने कन्वर्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। अब अपने पढ़ते हैं कि रेक्टिफायर के टाइप कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या मेन चीज़ें हैं, यानी क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे वो एसी को डीसी में चेंज करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू अपने को मिलती है, देखते हैं आगे। तो अब अपने पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अपने पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब अपने टाइप ऑफ रेक्टिफायर में पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसी को हिंदी में बोला जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। हिंदी में इसको बोला जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होगा, इसके फैक्ट्स देख लेते हैं पहले अपने। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, एसी के आधे चक्कर का दिष्टकरण करेगा, आधे चक्कर का दिष्टकरण करेगा, यानी कि केवल हाफ साइकिल का ही क्या करेगा, ये रेक्टिफिकेशन करता है। दूसरा अगर अपने देखें इसमें, तो इसमें एक डायोड की आवश्यकता होती है, एक डायोड की आवश्यकता होती है, एक डायोड की आवश्यकता होती है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सिर्फ आपको एक ही डायोड चाहिए। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज करेंगे अपने इसके अंदर वोल्टेज को डाउन करने के लिए। फिर फैक्ट्स अगर और देखें अपने आगे, तो अर्ध तरंग का इनपुट, अगर इसके इनपुट की बात करें तो इनपुट में देंगे अपने एसी का कौन सा मान, आरएमएस मान। ठीक है, और इसकी आउटपुट की बात करें अपने अर्ध तरंग दिष्टकारी का आउटपुट, अगर आउटपुट की बात करें तो डीसी मिलेगी अपने को, तो ये होगी डीसी का औसत मान। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डीसी का औसत मान कैसे निकालेंगे अपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, जो पॉइंट आपको हैं ध्यान में रखने हैं वो सारे देखो। मैं एक बार इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको एसी और डीसी के इसके मान जो है वो मैं आपको कम्प्लीटली करवा दूंगा। फिर अपने इसकी वेव फॉर्म पढ़ लेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, कुछ फॉर्म्स और हैं इसके अंदर, पहले इसका डाटा पढ़ लेते हैं हमने, फिर अपने इसकी कार्यप्रणाली को पढ़ देंगे। तो ये देखो आपके पास में सर्किट डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका। सर्किट डायग्राम
सर्किट डायग्राम का मतलब होता है परिपथ चित्र, इसका अपने बनाते हैं। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका सर्किट डायग्राम बनाएं तो अपने देखेंगे इसके अंदर क्या होगा। इस प्रकार से इसके अंदर ये एक डायोड है, डी इसको नाम दे देता हूँ मैं। डायोड के साथ में यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर अपनों ने लगाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे अपने इसके लिए। और यहाँ आप जो है वो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उस रेजिस्टेंस का नाम होगा RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस। ये डायोड है, इसको D नाम दिया है मैंने। और यहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है एक। ये आपके पास में एक डायोड के हाफ वेव का सर्किट कंप्लीट हो गया है। देखो ये जो आपके पास में है ये है AC इनपुट, AC इनपुट, ठीक है। और AC इनपुट के रूप में कौन सा होगा, AC का RMS मान होगा। यहाँ जो मिलेगी आपको वो मिलेगी आउटपुट। लोड पर आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। और आउटपुट में क्या होगा, DC होगा। अब देखो स्टूडेंट्स ये वर्क कैसे करता है, पहले इसको अपने जानेंगे कैसे ये काम करेगा, उसके बाद में अपने जो है वो इसके कुछ अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको जानने के लिए एक वेव फॉर्म डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये आपके पास में इनपुट है, क्योंकि आपको पता है एक जो हाफ वेव है चाहे फुल वेव है उसको इनपुट में AC दी जाती है। तो मैंने AC की इनपुट वेव फॉर्म बना ली है इस प्रकार से। तो ये आपके सामने जो है ये वेव फॉर्म बनानी है अपने को। अगर आप लोग ये वेव फॉर्म ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको AC का जो आपका वेव हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी कार्यप्रणाली जो है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अब देखो भाई, सबसे पहले यहाँ देखते हैं अपने फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस का मतलब क्या हो गया, जब AC का हाफ साइकिल आता है। ये AC है आपके पास में, AC इनपुट है आपके पास में। AC इनपुट का ये जो आपको दिख रहा है ये हाफ साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, ये है पॉजिटिव साइकिल और ये है नेगेटिव साइकिल, ठीक है। यानी कि जब डायोड रेक्टिफायर पर आप पॉजिटिव साइकिल दोगे, यहाँ से जब इसको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे इसको यहाँ से पॉजिटिव साइकिल मिलता है, आपका जो ये सिरा है ये बन जाएगा प्लस और ये क्या बन जाएगा, माइनस की बात ही काम करेगा। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आता है तो ये प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है। तो अपने क्या कहेंगे कि डायोड जो है, ये जो डायोड आपको दिख रहा है इसका P भाग, ये वाला भाग P होता है सभी को पता है, और ये वाला भाग कौन सा होता है, N भाग होता है। यानी ये एनोड होता है और ये क्या होता है, कैथोड। कैथोड नेगेटिव को बोलते हैं। तो एनोड भाग पॉजिटिव से और कैथोड भाग नेगेटिव से जुड़ गया, यानी प्लस प्लस के साथ है और माइनस माइनस के साथ है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जब डायोड को रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, जब आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उस पर AC का आधा चक्कर आता है, यानी AC के आधे चक्कर के दौरान, यहाँ लिख देता हूँ मैं, AC के आधे चक्कर के दौरान, AC के आधे चक्कर के दौरान, आधे चक्कर के दौरान, या आधे की जगह लिखता हूँ AC के धनात्मक चक्कर के दौरान, धनात्मक चक्कर के दौरान, चक्कर के दौरान जब AC का धनात्मक चक्कर आता है तो क्या होगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब AC का पॉजिटिव साइकिल यानी धनात्मक चक्कर आएगा तो अपने क्या देखेंगे कि एनोड भाग प्लस से और कैथोड भाग किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से जुड़ा हुआ है, यानी प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो डायोड है आपका, ये एक क्लोज सर्किट की भांति काम करेगा, यानी कि एक बंद परिपथ की भांति काम करेगा, यानी सिंपल भाषा में ये फॉरवर्ड बाइस पर रहेगा। किस पर रहेगा, फॉरवर्ड बाइस पर रहेगा। तो AC के धनात्मक चक्कर में डायोड D जो है वो किस पर होगा, वो होगा अग्र बायस पर। किस पर होगा, अग्र बायस पर। अगर बायस पर होगा तो इसलिए इससे ID मतलब करंट क्या होगी, प्रवाहित होगी और करंट प्रवाहित होगी तो आपको आउटपुट मिलेगी DC के रूप में। जो DC की आउटपुट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहाँ पर ये AC के धनात्मक चक्कर की बात करते हैं। ये कौन से चक्कर की बात की उन्होंने, धनात्मक चक्कर के दौरान। जब धनात्मक चक्कर ये था तो इस चक्कर के दौरान आप उन्होंने देखा कि आपका डायोड जो है वो आपको इस प्रकार से आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, यानी आउटपुट दे देगा। धनात्मक चक्कर के दौरान डायोड जो है वो क्या हुआ, ऑन हुआ। तो मैंने यहाँ लिख दिया D ऑन, यानी डायोड क्या है, ऑन है। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में, कब की बात की उन्होंने, धनात्मक अर्धचक्र की। धनात्मक अर्धचक्र में डायोड का एनोड भाग प्लस से, कैथोड भाग माइनस से जुड़ेगा तो फॉरवर्ड बायस आएगा, और फॉरवर्ड बायस आते ही डायोड ऑन हो जाएगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगी हाफ साइकिल की। अब यदि आपका डायोड
नेगेटिव हाफ साइकिल पे आता है। किस पे आता है? नेगेटिव हाफ साइकिल पे। यानी कि अगर सेकंड, फर्स्ट केस तो ये हो गया, सेकंड की बात करें एसी के ऋणात्मक चक्कर के दौरान, ऋणात्मक चक्कर यानी ऋणात्मक चक्कर जब आता है, नेगेटिव साइकिल आएगा, तो आपको पता है नेगेटिव साइकिल आते ही जो आपकी पोलैरिटी है, ध्रुवता जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ तो क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले पॉजिटिव साइकिल था तो ये प्लस था और ये माइनस था, अब नेगेटिव साइकिल आ गया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो एनोड भाग माइनस के साथ और कैथोड भाग किसके साथ जुड़ गया? प्लस के साथ जुड़ गया। प्लस के साथ जुड़ते ही अपने को पता चल गया कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में जुड़ा। डायोड किस में जुड़ गया है? रिवर्स बायस। ये आरबी का मतलब रिवर्स बायस है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। आरबी का मतलब क्या है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जुड़ने का अर्थ ये हो गया कि आपका सर्किट जो है वो ओपन है। सर्किट जो है वो क्या है? ओपन है, और ओपन सर्किट से किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं करती है। तो अपने क्या बोल देंगे? इस समय डी जो है वो डी क्या होगा? फर्स्ट बायस पर होगा। किस पर होगा? फर्स्ट बायस। और फर्स्ट बायस पर होगा, इसका मतलब वो क्या होगा? ऑफ होगा। फर्स्ट बायस पर होगा, इसका मतलब वो क्या होगा? ऑफ होगा। तो आई डी यानी डायोड करंट जो है वो प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। और प्रवाहित नहीं होगी तो नेगेटिव साइकिल में आपको किसी प्रकार की आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। तो अपने क्या बोलेंगे कि नेगेटिव साइकिल के दौरान जो डायोड है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है, तो डी क्या रहेगा? ऑफ। डी क्या रहेगा? ऑफ। तो किसी प्रकार की आउटपुट ने अपने को नहीं मिली। डी ऑफ है तो किसी प्रकार की आउटपुट अपने को नहीं मिली। कब? जब आपका कौन सा साइकिल आया? नेगेटिव साइकिल आया। ठीक है। और फिर से जब आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो अपने को फुल पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यानी डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो केवल आधे चक्कर के दौरान ही काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहा जाता है? यानी केवल ये हाफ साइकिल के दौरान ही काम करता है। मैंने बता दिया, पॉजिटिव साइकिल आएगा तो डायोड अगर बायस पे होगा, धारा प्रवाहित होगी तो आउटपुट मिलेगी। नेगेटिव साइकिल में आएगा, डायोड फॉरवर्ड रिवर्स पे हो जाएगा, रिवर्स पे होगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, अब एसी इनपुट, जो एसी दी अपनों ने वो कौन सा मान होता है? सभी को पता है आरएमएस मान। तो याद रखना है आपको, डीसी आउटपुट जो होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो डीसी आउटपुट होगा वो 45% होगा एसी इनपुट का। एसी इनपुट का कितना होगा? 45% होगा। ये याद रखोगे आप, डीसी आउटपुट जो है वो 45% होगा एसी इनपुट का। यानी ये जो आपको आउटपुट मिलेगी ये सिर्फ इसका कितना मिलेगा? 45% ही आउटपुट मिलेगी आपको। यानी कि अगर आप इसको हाफ वेव रेक्टिफायर को, यदि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसको 100 वोल्ट दोगे आप एसी, तो डीसी में सिर्फ आपको 45 वोल्ट ही मिलेगी। यानी केवल 45 वोल्ट ही आपको प्राप्त होगी अगर आप लोग इसको एसी इनपुट दोगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि जो डीसी मिलेगी आपको, डीसी मिलेगी वो 0.45 मिलेगी किसका? एसी का। 0.45 मिलेगी किसका? एसी का। या इसको लिख सकते हैं अपने आई एवरेज, एवरेज वैल्यू मिलेगी बराबर 0.45 मिलेगा किसका? आई आरएमएस का। यानी आरएमएस का कितना परसेंट मिलेगा? केवल 45% ही मिलता है आपको। किस में? एक जो डायोड होगा उसके अंदर। यानी कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर अपने बात करें कि आपको आउटपुट डीसी कितनी मिलेगी, मैं आई एवरेज की बात नहीं करता, आई डीसी की बात कर लेता हूँ। चलो ये डीसी की बात कर लेता हूँ। तो आई डीसी कितनी मिलेगी आपको? 0.45 इंटू आई आरएमएस यानी आई एसी। एसी का 45% ही आपको वापस मिलेगा डीसी के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। इसके बाद में एक और फैक्ट देख लेते हैं अपने इसका, कि इसकी दक्षता कितनी होती है। दक्षता की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बटे में इनपुट। आउटपुट कौन सी आपकी? डीसी। इनपुट कौन सी आपकी? एसी। आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात है उसको अपनी दक्षता कहते हैं। इसको डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं आपको क्या करता हूँ, सिंपली लिखा देता हूँ। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि जो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी आउटपुट कितनी होती है, तो या तो आप 45% लिखोगे या 0.45 भी आप इसको लिख सकते हो। सीधी दक्षता पूछी जाती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी दक्षता, चलो थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ आपको मैं।
तो यहाँ पर देखो आप लोग, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर इसको साफ कर दूंगा। अपनों ने हाफ वेव रेक्टिफायर आज के लिए पढ़ा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको बताया कि ये आधे चक्कर का ही रिश्तकरण करता है। इसमें एक डायोड की आवश्यकता होती है। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा जो वोल्टेज को डाउन करने का काम आता है। अर्धतरंग दिष्टकारी की इनपुट AC का RMS मान होगा और आउटपुट जो होगी वो DC का औसत मान होगा। अभी भी मैंने आपको बताया है। सर्किट डायग्राम अपनों ने पढ़ लिया। हाफ वेव के दौरान हाफ वेव सर्किट केवल फॉरवर्ड बाइस में आउटपुट देगा, रिवर्स बाइस में आउटपुट नहीं देगा। एक बात और याद रखना, फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट होगा, क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो होगी। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स बाइस एज ए ओपन सर्किट काम करता है और जो आपका फॉरवर्ड बाइस है वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है। ठीक है, ये मैंने सर्किट इसका जो वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म बना दी है। ये धनात्मक चक्कर की थी और ये ऋणात्मक चक्कर की थी, और फुल जो है ये आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी आउटपुट आपको इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके अंदर कुछ एक डाटा और है उसकी। इससे पहले मैं इनको साफ कर देता हूँ। आप इसका जैसे ही आपको टाइम मिले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। उससे क्या होगा कि आप लोग जो है इसको साथ के साथ नोट करें। देखो, किसी चीज़ को एक बार पढ़ने से वो आपको ज़्यादा याद नहीं होता है। अगर आप उसको याद करके दोबारा पढ़ते हो, फिर पढ़ के फिर याद करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो, अपने बात कर रहे हैं AC इनपुट। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ AC इनपुट। AC इनपुट, देखो भाई, डायोड के हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें हमने AC इनपुट, तो AC इनपुट का कौन सा मान होता है? मैंने अभी आपको बताया था। AC इनपुट का होगा RMS मान, IRMS बराबर IM इंटू 0.707। सभी ने पढ़ा हुआ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये AC में RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है। AC थ्योरी आपको मैंने पढ़ाई है। AC थ्योरी में जाकर आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि IRMS जो है वो IM इंटू क्या होता है 0.707। ये IM नहीं लिख सकते हो तो इसको IP लिख सकते हो। पीक वैल्यू होती है ये वोल्टेज या करंट की। ठीक है, अगर बात करें अपने यहाँ से पीक वैल्यू, तो पीक यानी IM का मान कितना हो जाएगा? तो IM हो जाएगा यहाँ पर IRMS अपॉन में 0.707। तो ये आ गई अपने पास में IM का वैल्यू, क्योंकि IM जरूरी चाहिए आपको। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि केवल हाफ साइकिल के दौरान ही आपका डायोड रेक्टिफायर काम करता है। तो DC आउटपुट की बात करें तो क्या होगी? DC आउटपुट। ठीक है, और DC आउटपुट की बात करें अपने तो अपने पास होगी IDC। क्या मिलेगी आपको? IDC। अब देखो, अगर फुल साइकिल आपके पास होता, यहाँ तक पूरा चक्कर होता, मतलब ये चक्कर आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको आधे चक्कर का ही औसत मान मिलता है। पूरे चक्कर का औसत मान कितना होता है? पूरे चक्कर का औसत मान होता है, आपने देखा होगा, IM इंटू 0.636, ये देखा होगा आपने, 0.636 होता है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए हाफ साइकिल का। तो हाफ साइकिल यानी आधे चक्कर का, तो इसका आधा कर देंगे। जब इसका आधा करेंगे तो आधे चक्कर की IDC जो होती है वो बराबर होती है IM इंटू 0.318। ये आधे चक्कर का होता है। हाफ वेव का जो वास्तविक आउटपुट होगा वो आपको ये मिलेगा, यानी पीक वैल्यू का 0.318 भाग आपको मिल जाएगा DC के रूप में। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि वास्तविक आउटपुट कितनी आएगी DC आउटपुट, तो IDC निकालेंगे अपने। IDC बराबर IM की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, तो IM की वैल्यू होगी RMS बटे में 0.707 इंटू में 0.318। देखो, अब जब आप इसको कैंसिल आउट यानी इससे भाग देंगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.45 इंटू IRMS। ये यहाँ से आ जाएगा जो मैंने आपको अभी बताया। देखो, IDC वो 0.45 IRMS के बराबर होगा, यानी अर्थात ये कह सकते हैं अपने कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो आपको केवल 45% आउटपुट ही देगा। किसके रूप में? DC के रूप में। तो ये क्लियर हो गया होगा कि IDC 0.45 IRMS कहाँ से आया। रिपीट कर देता हूँ, AC होती है RMS की फॉर्म में, तो IRMS बराबर IM इंटू 0.707। पीक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, IM बराबर RMS रूट मीन स्क्वायर अपॉन में 0.707। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये AC थ्योरी में कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ मैं। फिर DC आउटपुट निकालेंगे तो IDC इंटू IM इंटू 0.318। वैसे 0.636 होता है, वो फुल साइकिल के लिए होता है। ये आधे चक्कर है तो आधा चक्कर के लिए कितना हो जाएगा? IDC बराबर IM इंटू 0.318। IM की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ रख दी, तो ये जब इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 0.45 इंटू IRMS। यानी सिंपल मैंने वहाँ लिखा भी है
कि एक जो रेक्टिफायर होता है उसमें आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल कितनी आउटपुट मिलती है, 45%। फिर दो चीज़ें और हैं वो और लिख देता हूँ मैं। इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो जाता है, कंप्लीट। उसके बाद आती है दक्षता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता की अगर बात करें तो दक्षता को नीटा से लिया जाता है, जो कि आपके पास में क्या होगी, आउटपुट बटे में इनपुट, आउटपुट बटे में इनपुट। और आपको पता है आउटपुट क्या है, डीसी अपॉन में क्या है, एसी। और इसकी आउटपुट आपको याद रखनी है 40.6%। याद रखना है जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी दक्षता कितनी होती है, 40.6%। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फिर एक आता है रिप्पल आवर्ती, रिप्पल आवर्ती, ठीक है। तो याद रखेंगे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है, सप्लाई आवृत्ति के बराबर, सप्लाई आवृत्ति के बराबर, के बराबर। अब ये रिप्पल आवृत्ति क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। रिप्पल्स क्या होते हैं, देखो रिप्पल का मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हो ये डीसी है, क्या प्योर डीसी है, क्या ये नहीं है, इसमें एसी के कुछ गुण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रिपल्स जो होते हैं वो डीसी में उत्पन्न होने वाली एसी की अशुद्धियाँ होती हैं, उनको रिपल्स कहा जाता है। और उस रिपल्स की आवृत्ति जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में सप्लाई आवृत्ति के बराबर ही होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो बताइए उसकी रिपल्स की आवृत्ति कितनी होगी, तो रिपल्स की आवृत्ति भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। यानी कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी आवृत्ति रिपल्स की आवृत्ति की क्या होती है, बराबर होती है। रिपल्स आवृत्ति और सप्लाई आवृत्ति क्या रहती है, बराबर रहती है। फिर बात करते हैं रिपल फैक्टर की, इसको उर्मिका बोलते हैं। रिपल होता है भाई, ये रिपल को हिंदी में बोलते हैं उर्मिका। क्या बोला जाता है, उर्मिका। उर्मिका गुणांक की अगर बात की जाए तो उर्मिका गुणांक जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है वो होता है 1.21। ये याद रखना आपको, उर्मिका गुणांक जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 1.21 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो क्या क्या याद रखना आपको। हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट ये होती है, इनपुट का 45% होता है, आरएमएस का 45% होता है। उसके बाद इसकी दक्षता 40.6% होती है। इसमें एक डायोड की ज़रूरत होती है। उसके बाद में इसमें डायोड फॉरवर्ड में काम करेगा, रिवर्स में काम नहीं करेगा। रिपल आवृत्ति जो है वो सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगी और उर्मिका गुणांक यानी रिपल फैक्टर जो होगा वो 1.21 होगा। इसी के साथ आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। अब अपने बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है वो क्या होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो है वो क्या होगा उसकी बात अपने कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें याद रखने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी डीसी आउटपुट कितनी मिलती है, इसका जो रिपल फैक्टर है वो कितना होता है, रिपल आवृत्ति कितनी होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है और इसमें एक समय में कितने डायोड काम करेगा। वैसे एक डायोड है तो एक समय में पॉजिटिव साइकिल में ही काम करेगा, नेगेटिव साइकिल में काम नहीं करेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया अपने